तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम फ्रॉम सीरीज के सीजन 3 के शुरू के 5 एपिसोड्स कवर कर चुके हैं। इसलिए आज हम इस सीजन के आखिरी के 5 एपिसोड्स को कवर करेंगे और इसमें सामने आने वाली डिटेल्स आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी चीज को रिवील करते हुए सीधा बढ़ते हैं आगे के एपिसोड्स की तरफ। एपिसोड नंबर 6, इसका टिश्यू। तो एपिसोड 6 की शुरुआत रात से होती है, जब टैबी को फिर से डरावने सपने आने लगते हैं। फिर जिम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बात थॉमस पर आकर इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों की बहस हो जाती है और गुस्से में जिम नीचे वाले कमरे में सोने चला जाता है। अब सुबह जूली रात की लड़ाई से इतनी चिड़ी हुई होती है कि टैबी से वो ठीक से बात भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उधर जेड और बॉयड मिलकर बॉटल ट्री के नंबरों पर काम कर रहे होते हैं। इस वक्त जेड ने सारी बोतलों से निकले नंबर एक बोर्ड पर लगाकर रखे थे, जिसमें से कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे। इसलिए उसे लगने लगता है कि ये नंबर बहुत जरूरी हैं और शायद डायमेंशनल ड्रिफ्ट या वर्म होल टाइप किसी साइंस से जुड़े होंगे, जिससे लोग रियल वर्ल्ड से इस टाउन में खींचे जाते हैं। अब इस बीच बॉयड बताता है कि वो और सेरा जंगल में एक और बॉटल ट्री देख चुके हैं, जो फार अवे नहीं बल्कि नॉर्मल था। अब ये सुनते ही जेड तुरंत वहाँ जाने का डिसीजन लेता है, ताकि इस पहेली को सुलझाने के और करीब जा सके। और बॉयड भी बात खत्म होने के बाद वहाँ से निकल जाता है। इधर कॉलोनी हाउस में विक्टर और हेनरी बात कर रहे होते हैं। विक्टर क्रिस्टोफर की डॉल यानी जैस्पर को लाने के लिए अकेले मॉन्स्टर्स की केव में जाने वाला था, लेकिन हेनरी अब उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी साथ चलने का फैसला कर लेता है। अब दोनों रास्ते में छोटे छोटे खिलौने जमीन पर रखते जाते हैं, ताकि वापस आते समय रास्ता ना भूलें। फिर अंदर गहराई में उन्हें जैस्पर नहीं मिलता तो और भीतर जाना पड़ता है, लेकिन हेनरी आगे बढ़ते हुए डर रहा होता है, इसलिए विक्टर उसे हिम्मत देता है और आखिरी टॉय रखते ही वो उस टेबल तक पहुंच जाते हैं जहां जैस्पर रखा था। इसके बाद विक्टर चुपचाप जैस्पर को उठाता है, लेकिन हेनरी पास रखे एक कपड़े को उठाने की कोशिश में आवाज कर देता है, जिससे पास के मॉन्स्टर्स हिलने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर विक्टर से कहती है कि अगर वो बार बार उनके घर में ऐसे ही घुसता रहेगा तो वो एक दिन उसे यहीं पर रख लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ अगर मॉन्स्टर चाहें तो विक्टर को अभी भी मार सकते हैं, लेकिन वो उसे बस डराते हैं, जैसे जानबूझकर उसे जिंदा छोड़कर रखा हो। इसके बाद दोनों जल्दी से भागकर बाहर निकलने लगते हैं। इधर कैनी एम्बुलेंस से दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स क्लिनिक में शिफ्ट करता है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी थी। फिर बॉयड जब रैंडल को देखने आता है तो क्रिस्टी उससे कहती है कि फातिमा को अल्ट्रासाउंड के लिए लाया जाए, इसलिए बॉयड फातिमा को लेने निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस में एलिस और फातिमा पहले से ही उसकी सड़ी सब्जियां खाने वाली आदत से परेशान थे। फिर जब बॉयड आता है तो वो उसे भी ये बात बताते हैं। अब बॉयड को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिलहाल वो ये राज क्रिस्टी को नहीं बताते और फातिमा को नीचे क्लिनिक ले जाने का फैसला करते हैं। फिर रास्ते में सीढ़ियों पर एल्जिन पोलराइड कैमरा से सभी की फोटो खींच रहा होता है, इसलिए वो फातिमा की भी एक फोटो ले लेता है। जिसके बाद बॉयड और एलिस फातिमा को लेकर क्लिनिक की तरफ निकल जाते हैं। इधर डोना डेल की बॉडी के सामने पत्थरों की ढेर बनाकर उसकी हालत को छुपा रही होती है, ताकि कोई उसे देखकर और ट्रोमा में ना जाए। अब डेल चाहे जैसा था, लेकिन उसके जाने का उसे सचमुच दुख था। इतने में टैबी वहाँ आकर डोना को सहारा देती है और फिर ईथन के पास चली जाती है। अब क्लिनिक में रैंडल होश में आता है तो मेरियल उसकी पट्टियाँ बदलने आती है। यहाँ उसके चेहरे पर इतने टाके होते हैं कि बड़ा सा परमानेंट निशान तक बनने वाला था। इसके बाद वो शीशा मांगता है और अपना चेहरा देखकर टूट सा जाता है। फिर बातों बातों में ये साफ होता है कि ट्रांस स्टेट से लौटने के बाद रैंडल, जूली और मेरियल तीनों ने वहाँ इतनी खतरनाक चीज देखी थी कि अब तक कोई खुलकर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, और इस डर के कारण रैंडल रात भर अब डरा डरा सा रहने लगा था। खैर, अब मेरियल उसे बस में लौटने की बजाय क्लिनिक में शिफ्ट होने को कहती है, जिस पर वो मान भी जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली भी टेंशन में अकेले वीड पीने लगती है, और इसी बीच एक मौके पर कैनी अपनी माँ का कुछ सामान ढूंढते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन जूली किसी तरह से उसे मना लेती है कि वो ये बात जिम को ना बताए। उधर जेड बॉयड से मिली जानकारी के बाद उस दूसरे बॉटल ट्री तक पहुंच जाता है और वहां उसे अपने पुराने जान पहचान वाले टॉम यानी उसी बार टेंडर का विजन दिखता है, जो उसे खुद पर भरोसा रखने और पहले वाले जेड जैसा बनने के लिए कहता है। इसके बाद जेड उस ट्री की बोतलों से भी नंबर निकालता है और बार की तरफ लौट पड़ता है। दूसरी तरफ टैबी ईथन से मिसेस ल्यू के बारे में बात कर रही होती है और तभी ऊपर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वही टॉवर वाले बच्चे अंगुई अंगुई बोलते हुए दिखते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और फौरन ईथन के साथ बार में चली आती है, जहाँ पर जेड भी पहुँच चुका होता है।
अब जेड बताता है कि दूसरे बॉटल ट्री से भी वही नंबर मिले हैं, बस बोतलें अलग अलग पोजीशन पर थी। तो इस पर ईथन भी इन नंबरों को सॉल्व करने में जेड की मदद करने लगता है। यहाँ पर जेड बच्चों और सिंबल्स की बात दोबारा टैबी के सामने उठाता है, जिस पर टैबी जेड की बनाई हुई उन वुडू डॉल्स वाली ड्राइंग्स देखती है, जिससे उसके दिमाग में एक फ्लैश की तरह इमेज आती है। हम देखते हैं कि वो खुद को छोटी बच्ची के रूप में उन्हीं 3 बड़े लाल पत्थरों के पास खड़ी देखती है, वही लोकेशन जहां अभी जेड था। मतलब सिर्फ एबी और मिरांडा ही नहीं, बल्कि टैबी को भी बचपन में इस जगह के सपने और विजन्स आते रहे हैं, और वो भी शायद पहले से इस टाउन से जुड़ी हुई थी, बस समझ नहीं पाई थी कि आखिर उसे वो सब क्यों दिख रहा है। उधर कैनी डोना से बात करके कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर डोना मान जाती है, क्योंकि अकेले रहने से कैनी को हमेशा माँ बाप की याद आती रहती। इधर विक्टर हेनरी के साथ जैस्पर को लेकर अपने ट्रंक रूम में लौट आता है। यहाँ हेनरी अभी भी डरा हुआ था, इसलिए विक्टर उसे शांत करता है। फिर विक्टर उसे समझाता है कि पहले के समय में क्रिस्टोफर ने कोई खास बात जैस्पर को बताई थी, और उस बात को सुनकर ही विक्टर डर गया था, और अब वही राज इस डॉल में फंसा हुआ है। इसलिए अगर कैसे भी करके जैस्पर से ये बात निकल आए तो शायद उन्हें समझ में आएगा कि उस रात पूरे टाउन के साथ क्या हुआ था। हालांकि हेनरी उसे लॉजिक से समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक डॉल है, बोल नहीं सकती, लेकिन विक्टर उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं होता। उधर रैंडल अपना सामान लेकर क्लिनिक में शिफ्ट होने निकला होता है, तो वो रास्ते में जूली से मिलता है। अब वो दोनों अपनी ट्रांस स्टेट एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं और फिर साथ बैठकर वीट पीने निकल जाते हैं। इतने में बॉयड, एलिस और फातिमा क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टी और मैरियल उनका इंतजार कर रही होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड शुरू होता है और स्क्रीन देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फातिमा के वूम्ब में कोई भी बेबी नहीं दिख रहा था। यानी उसके सारे शारीरिक सिम्टम्स प्रेगनेंसी जैसे थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में यूटेरस खाली दिखता है। अब यहाँ से ये थ्योरी और डिफाइनेबल हो जाती है कि ये प्रेगनेंसी डेमोनिक या किसी और तरह की है। हो सकता है कि ये चीज सिर्फ रात को या किसी और डायमेंशन में नजर आती हो, जैसे मॉन्स्टर्स सिर्फ रात को आते हैं। खैर, उधर एल्जिन खींची गई सारी फोटोज को टेबल पर फैलाकर उनका कोलाज बना रहा होता है, और तभी एक फोटो में उसे साफ दिखता है कि उसके पीछे वही किमोनो पहनी कमिंग वुमन खड़ी है, वही जापानी स्टाइल मॉन्स्टर जिसकी पेंटिंग मिरांडा ने भी बनाई थी, और वो एल्जिन से पहले कह चुकी है कि वो उसकी मदद कर सकती है बाहर निकलने में। अब ये देखकर एल्जिन अंदर से हिल जाता है कि ये एंटिटी अब उसकी रियल फोटोज में भी आ रही है और सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रही। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 दीज फ्रेजाइल लाइव्स। अब 7th एपिसोड की शुरुआत क्लिनिक से होती है, जहां अब क्रिस्टी और मैरियल को साफ पता होता है कि फातिमा पिछले करीब हफ्ते भर से सड़ी गली सब्जियां खाने की क्रेविंग महसूस कर रही है। हालांकि स्कैन में कोई बेबी नहीं दिखा था, तो क्रिस्टी के हिसाब से वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि साइकोलॉजिकल इश्यू है, जिसमें फातिमा की बॉडी उसके दिमाग की वजह से प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स दिखा रही है। लेकिन फातिमा कहती है कि वो अपने बच्चे को सचमुच महसूस कर रही है। पेट का बढ़ना, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, ये सब रियल हैं, बस मशीन पर नहीं दिख रहे। अब इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में फातिमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एलिस और मैरियल भी उसके पीछे निकलते हैं ताकि कॉलोनी हाउस में उस पर नजर रख सके। आगे क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि शायद उसे ये सब पहले बताना चाहिए था, और वो ये भी मानने लगती है कि हो सकता है फातिमा वाला केस नॉर्मल ना हो, कुछ डेमोनिक जैसा हो, जो इसीलिए स्कैन में नहीं दिख रहा। हालांकि बॉयड ये सुनकर और चिढ़ जाता है और सीधा डोना के पास जाता है, जहां डोना कहती है कि अगर फातिमा सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं बल्कि एबी की तरह मेंटली अनस्टेबल हो रही है, तो वो कॉलोनी हाउस के बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए जरूरत पड़ी तो उसे भी वहाँ से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर बॉयड और भी तिलमिला जाता है और शेरिफ स्टेशन की ओर निकल जाता है। इधर जेड टैबी को उन पत्थरों वाली जगह पर लेकर आता है जहां वो पहले जा चुका था। अब उसी वक्त जिम भी 2 लोगों के साथ खाने का सामान लेने वहां से गुजर रहा होता है, और जिम को अभी भी ये सब टैबी की ओवर थिंकिंग लगती है। लेकिन टैबी उसे समझाती है कि बचपन से उसके सपनों में यही जगह आती रही है। वो पत्थरों के पास खड़ी होकर बताती है कि सपने में वो छोटी बच्ची की तरह किसी से छुपते हुए इन्हीं पत्थरों के पीछे छुपती थी, और कोई चीज उसे हर बार एक ही तरीके से डराती थी, जिससे डरकर उसकी नींद खुल जाती थी। मतलब टैबी का यहाँ आकर फंसना पहले से प्रोग्राम्ड था, चाहे वो कुछ भी कर लेती, किसी न किसी रास्ते से ये जगह उसकी जिंदगी में आनी ही थी। उधर हम देखते हैं कि विक्टर रात से लगातार जैस्पर से बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसे आखिर बताए कि क्रिस्टोफर ने क्या कहा था, पर डॉल चुप होती है। इस पर हेनरी उसे समझाता है कि जैस्पर बस खिलौना है, बोल नहीं सकता, लेकिन विक्टर नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन है कि सारा राज उसी में छुपा है।
अब नीचे एल्जिन के पोलराइड कैमरा से अपने आप एक फोटो निकलती है, जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसी वक्त फातिमा भी वहाँ पहुँचती है, जहाँ मैरियल फिर से फातिमा को ये समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि ये सब उसका वहम हो, फैंटम प्रेगनेंसी जैसी चीज। पर फातिमा डटी रहती है कि ये सब रियल है। खैर, इसके बाद मैरियल उसे ग्लूकोज चढ़ाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। फिर एलिस आता है तो फातिमा रोते रोते कहती है कि रोज उसका पेट बढ़ रहा है, क्रेविंग बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, ये झूठ नहीं हो सकता। तो एलिस उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन सच ये था कि वो खुद भी अंदर से डर रहा था। उधर एल्जिन पोलराइड में दिख रहे सीन को ट्रेस करते हुए जेट के स्टोरेज रूम के पास चला जाता है, क्योंकि फोटो में वही कमरा दिख रहा था। अब अंदर जाकर उसे अलमारी के पीछे से किसी की दस्तक सुनाई देती है और फिर अलमारी हटाकर वो एक सीक्रेट रूट देखता है, जिसमें एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। यानी जो कोई भी वहाँ मरा था वो या तो खुद वहाँ पर छुप रहा था या किसी ने उसे कैद करके छोड़ दिया था। अब इसी रूम में उसे कोने में फिर से वही किमोनो पहनी हमेशा गीली सी दिखने वाली औरत नजर आती है, जिसे देखकर एल्जिन उससे पूछता है क्या यही वो सब होता है, यानी वही इसे यहाँ पोलराइड के जरिए खींच कर लाई थी। उधर जूली घर पर किसी के ना होने से अकेली महसूस कर रही होती है, तो वो क्लिनिक में रुकने चली जाती है। वहाँ उसे बाहर निकलते रैंडल मिल जाता है, जो जंगल में घूमने जा रहा था, इसलिए जूली भी उसके साथ हो लेती है। इधर डाइनर की तरफ ऑफिसर एकोस्टा पहले निकी की कब्र पर जाती है और फिर पहली बार डाइनर के अंदर आती है। वहाँ वो हर चीज को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये लोग कैसे इतने समय से यहाँ जी रहे हैं और कैसे मान बैठे हैं कि शायद बाहर जाने का रास्ता कभी नहीं मिलने वाला। इस पर कैनी उससे कहता है कि वो भी पहले ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन बाद में नजरिया बदल गया। फिर वो अपने माँ बाप की कहानी भी बताता है, जिससे एकोस्टा का मूड काफी इमोशनल हो जाता है। उसे खुद भी याद आता है कि उसके अपने पेरेंट्स नहीं थे। उसे यहाँ बॉयड का रूखा बर्ताव भी खल रहा था, जिस पर कैनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हालात की वजह से ही बॉयड ऐसा है। पर इस बात पर एकोस्टा भड़क जाती है और चिल्लाकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग बात साफ होती है कि यहाँ का जो टाइम फ्लो है वो बाहर जैसा ही है, यानी अगर कोई बाहर 40 साल से गायब है तो यहाँ भी 40 साल बीत चुके होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 40 साल और बाहर सिर्फ 1 साल। इसका परफेक्ट उदाहरण हेनरी और विक्टर हैं। बाप बेटे दोनों की उम्र बाहर के हिसाब से ही बढ़ रही है। खैर, आगे वक्ता डाइनर को फिर से ओपन कराने के बारे में बात करने आती है। उधर विक्टर सेरा के घर के बेसमेंट में जाकर जेस्पर से जवाब निकलवाने की सोचता है, क्योंकि उसका ख्याल था कि शायद पहले क्रिस्टोफर वहीं पर रहा करता था, इसलिए उस घर या बेसमेंट से कोई तो कनेक्शन होगा। इधर जंगल में रैंडल सर्दियों में उगने वाली कुछ सब्जियां ढूंढने आया होता है, जहां जूली उसे जेड और टैबी को दिखने वाले बच्चों थॉमस और अपने ड्राइविंग ना जानने की बात उसे बताती है। इस पर रैंडल उसे इमरजेंसी वैन के पास लेकर जाता है, जिसकी चाबी अंदर ही लगी थी। इसके बाद वो जूली को ड्राइविंग सिखाने लगता है, ताकि अगर कभी हालात बिगड़े तो वो खुद व्हील संभाल सके। उधर हेनरी विक्टर के जेस्पर ऑब्सेशन से परेशान होकर डोना से बात करने जाता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर बुरा लग रहा है। लेकिन डोना उसे समझाती है कि विक्टर ने 40 साल इस नर्क जैसी जगह में काटे हैं। ये जगह दिमाग के साथ खेलती है, उसका यूं थोड़ा टूटा होना नॉर्मल ही है। इसलिए हेनरी ये बात कुछ हद तक मान लेता है। दूसरी तरफ बॉयड शेरिफ स्टेशन लौटता है तो उसे वहाँ सभी सामान बिखरा हुआ मिलता है। वो देखता है कि वहाँ एकोस्टा घुसी हुई थी, जो अपनी जब्त की गई गन को ढूंढ रही थी। इसके बाद वो बॉयड को अपना रियल पुलिस का बैच दिखाकर कहती है कि वो असली ऑफिसर है, जबकि बॉयड बस एक लोकल हीरो टाइप का फेक शेरिफ है। इस पर बॉयड शुरू में तो गन नहीं देता, पर उसकी अकड़ को देखकर गन की सारी गोलियां निकालकर खाली गन उसके हवाले कर देता है और उसे बाहर भेज देता है। उधर एलिस टेली से बात करते हुए उसे फातिमा की हालत, नजर न आने वाला बच्चा और उसकी क्रेविंग्स सब कुछ बता देता है। साथ ही वो कहता है कि वो खुद बहुत ही डरा हुआ है, लेकिन टेली उसे खुद को मजबूत रखने को कहती है। और इतने में अंदर फातिमा को अचानक पेट में तेज दर्द होता है। उसे लगता है कि पेट अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, जिससे वो चीखने लगती है। पर जब एलिस भागकर आता है तो सब अचानक नॉर्मल लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद सबको लगता है कि वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी, पर फातिमा के लिए ये दर्द बिल्कुल असली था। अब एलिस क्लिनिक से उसके लिए दवाई लाने निकलता है, जबकि क्रिस्टी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जो बीमारी डायग्नोस नहीं हुई उसके लिए रैंडम दवाई देना रिस्की हो सकता है। ऊपर से फातिमा की दिमागी हालत इन दवाइयों से और खराब होने का भी खतरा होगा। लेकिन एलिस नहीं मानता, पर तभी बॉयड भी वहाँ पर आ जाता है और क्रिस्टी की साइड लेकर दवाई वापस रखवा देता है। ये देखकर एलिस भड़क उठता है
और कहता है कि वो एबी के बाद अब फातिमा को नहीं खोना चाहता, पर बॉयड के आगे अब वो भी मजबूर हो जाता है। उधर जंगल में रैंडल को फिर से वही सिक्का बग्स दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो घबराहट में जूली को वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद जूली उसे ढूंढते ढूंढते उसी पुराने टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास पहुंचती है जहां कभी मार्टिन था। फिर वहां आते ही उसे अजीब भारी सा महसूस होता है, जिसके थोड़ी देर बाद रैंडल भी नॉर्मल हालत में लौट आता है। अब दोनों को वहां वही अनईजी सी फीलिंग हो रही थी, इसलिए रैंडल जूली को वहां से वापस ले जाने लगता है। उधर फातिमा अपनी क्रेविंग कंट्रोल ना कर पाने की वजह से फिर से प्लांट रूम में सड़ी सब्जियों के ढेर के पास पहुंच जाती है। हालांकि वो उन्हें नहीं खाना चाहती, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर से उसे मजबूर कर रहा हो। और तभी टैली वहां आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, जो कि एलिस के कहने पर वहां आई थी और फातिमा की मदद करना चाहती थी। इसके बाद अचानक जैसे किसी और के कंट्रोल में आकर फातिमा प्लांट कटिंग के बड़े सीजर को उठाकर टैली की छाती में घोंप देती है, जिससे टैली वहीं पर मारी जाती है। अब मरते मरते टैली फातिमा से कहती है कि वो वहां से भाग जाए ताकि कोई उसे कातिल ना कहे, या शायद जो एंटिटी उसे दिख रही है उससे दूर जा सके। पर तभी एलिस वहां पहुंच जाता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है, और इसी शॉकिंग मूवमेंट पर एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 थ्रेशहोल्ड्स। अब 8th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां बॉयड एलिस के साथ घबराए हुए फातिमा को उसी छुपी हुई झोपड़ी की तरफ ले जा रहा होता है जहां उसने पहले सैरा को छुपाया था। यहाँ फातिमा अपनी गलती से टूट चुकी थी। वो इतनी पॉजिटिव लड़की थी जो सबको हिम्मत देती थी, लेकिन अब वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उससे टैली की हत्या कैसे हो गई। वो बस रो रही थी, खुद से बार बार पूछ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बॉयड जो उसके साथ था अब वो भी नहीं चाहता था कि बाकी लोग उसे कातिल मानकर बॉक्स में डालने की मांग करें। अब जेड, जिम, टैबी और ईथन जंगल से लौट आते हैं, लेकिन ईथन अभी भी किसी बात से गुस्से में होता है और सीधे कमरे में चला जाता है। साथ ही जिम और टैबी की भी आपस में ठीक से बात नहीं हो रही होती। खैर, उधर जब जेड बार में जाता है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई है। फिर पास जाने पर उसे पता चलता है कि हेनरी वहाँ बैठकर पी रहा होता है, इसलिए अब वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में डोना की तरफ किसी को प्लांट रूम में टैली की लाश मिल चुकी थी, जिससे घर में हड़कंप मच जाता है। वहीं एकदम से एल्जिन के पोलराइड से फिर से एक नई फोटो अपने आप बाहर आती है, जिसे देखकर वो पहले तो हैरान हो जाता है और फिर कुछ प्लान करने लगता है। वहीं जूली क्लिनिक से घर लौटते वक्त रैंडल से दोबारा उसी टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास चलने की बात करती है, लेकिन रैंडल उस फीलिंग से दोबारा गुजरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे घर भेज देता है। इसके बाद बॉयड एलिस के साथ कॉलोनी हाउस लौटता है और सबके सामने वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे टैली की मौत के बारे में अभी अभी पता चला हो, ताकि किसी का भी फातिमा के ऊपर शक ना जाए। वहाँ एकोस्टा भी होती है जो पुलिस इंस्टिंक्ट से टैली के कातिल को ढूंढना चाहती थी, पर तभी वहाँ डोना आती है जिसका पहला शक सैरा पर ही जाता है, वो भी उसकी पुरानी हरकतों की वजह से। लेकिन बॉयड फिलहाल उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो पहले कॉलोनी हाउस संभाल ले और बाद में शेरिफ स्टेशन की बात करे। दूसरी तरफ विक्टर सैरा से कहता है कि वो जैस्पर की तरह बोलने की कोशिश करे ताकि उसको कुछ याद आ सके, लेकिन सैरा ऐसा बोलने में सहज नहीं होती, जिसके बाद विक्टर फ्रस्ट्रेट होकर उससे टैबी को बुलाने की मांग करता है। उधर जिम टैबी से थॉमस वाले फोन कॉल के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे अब पक्का लग रहा है कि जो भी एंटिटी है वो इनके फैमिली के हर राज, हर गिल्ट को अच्छे से जानती है और वो इसका फायदा उठा रही है। लेकिन तभी सैरा घर के बाहर आकर टैबी को विक्टर की हालत के बारे में बताती है और टैबी तुरंत उसके साथ चली जाती है। फिर टैबी विक्टर को शांति से बात कराते हुए धीरे धीरे उसे अपने पुराने सीन याद करवाने की कोशिश करती है। हालांकि विक्टर पैनिक में होता है, लेकिन उसकी मदद से धीरे धीरे उसकी मेमोरी खुलने लगती है। दूसरी तरफ एल्जिन पोलराइड में कुछ देखकर हॉस्पिटल से ग्लूकोज ट्यूब उठाता है और कॉलोनी हाउस के अपने कमरे में जाता है। फिर वो जार में खुद का खून भरता है, क्योंकि फोटो में इस बार ब्लड बैग जैसा कुछ बना दिखा था। इसके बाद वो फोटो और खून को जोड़कर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खुद को भी क्लियर नहीं था कि आगे क्या करना है। उधर जिम टैबी और जेड के बीच बढ़ती टाउन से जुड़ी बातों से चिढ़कर बार में जेड पर फट पड़ता है। उसे लगता है कि टैबी जेड के सिंबल थ्योरी और ट्री फिक्सेशन की वजह से और गहराई में फंस रही है, जबकि उसका इस जगह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जेड उस पर पलटकर भड़क जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हेनरी जो ये सब सुन रहा था वो जिम को समझाता है कि उसे भी शुरू शुरू में मिरांडा की बातों पर यकीन नहीं होता था, जिस वजह से वो उससे लड़ता था।
पर अब जब मिरांडा नहीं है तो उसे उसी बात का पछतावा खाए जा रहा है। इसलिए वो जिम से कहता है कि टैबी की बात सुने, वरना बाद में वही पछतावा होगा जो उसे हो रहा है। उधर जंगल वाली झोपड़ी में एलिस फातिमा को संभालता है, क्योंकि वो अब भी डरी हुई और गिल्ट में थी। फिर कुछ देर बात करके एलिस बाहर आता है, जिसके बाद अकेले में रोते रोते फातिमा को उसी झोपड़ी में एक पल के लिए फिर से किमोनो वुमन दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। उधर जूली इस बार ईथन के साथ उसी टूटे हुए स्ट्रक्चर की तरफ जाती है और चलते चलते वो बताती है कि ट्रांस स्टेट से लौटने के बाद से वो, रैंडल और मैरियल तीनों हर वक्त किसी के चीखने और टॉर्चर होने की आवाजें सुनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो रैंडल के साथ उस स्ट्रक्चर के पास गई थी तो सभी आवाजें एकदम से चुप हो गई थी, यानी उनकी सोल्स उस जगह से बंधी हुई हैं और वहीं लौटने पर शोर ठहर जाता है। इसके बाद जूली अंदर जाने से डरती है, लेकिन ईथन उसका हाथ पकड़कर उसे स्ट्रक्चर के बीच में ले जाता है और तभी अचानक जूली फिर से उस दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वही टॉर्चर चैम्बर दिखाई देता है, जहाँ मैरियल और रैंडल को जंजीरों में जकड़ा और तड़पाया जा रहा था। असल में ये वही लोकेशन थी जहाँ कभी मार्टिन को चेन से बांधकर रखा गया था। अब असली दुनिया में स्ट्रक्चर के बीचों बीच खड़ी जूली को फिर से सीजर जैसा अटैक आने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। जिसके बाद ईथन ये देखकर फौरन टाउन की तरफ भागता है मदद लाने के लिए। उधर विक्टर की मेमोरी गहराई में जाती है और उसे याद आता है कि वो अपनी बहन एलॉयज के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और इसी खेल के दौरान वो चर्च के बेसमेंट में पहुंचा था। ठीक तभी उसने क्रिस्टोफर को जैस्पर से नहीं बल्कि वास्तव में वाइट बॉय से बातें करते देखा था। अब टैबी उसे चर्च के बेसमेंट में लेकर जाती है ताकि वही माहौल बन सके। जिसके बाद विक्टर को साफ साफ याद आता है कि वाइट बॉय क्रिस्टोफर से क्या कह रहा था, कि सारे जवाब एंड में नहीं शुरुआत में मिलेंगे। शुरुआत कुछ ऐसे बच्चों से हुई थी जो अंधेरे में पैदा हुए थे। उन्हीं बच्चों को उनके सबसे भरोसेमंद और प्यारे लोगों ने ही मार डाला। मारने से पहले उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाई, उन्हें उम्मीद दी और फिर उसी उम्मीद को तोड़कर उन्हें मार दिया। बच्चों को पत्थरों के अंदर दफनाया गया और वहां से उन्होंने अपनी उम्मीदों को पेड़ों की जड़ों में भेज दिया, जो पहले सिंबल्स और फिर ये फार अवे ट्रीज बने। यानी दोस्तों, फार अवे ट्रीज खुद वही अंधेरे में जन्मे बच्चे हैं, वही अंगुई बोलने वाले बच्चे। उन्होंने अपनी उम्मीद को रूट्स और ट्रीज के जरिए दुनिया भर से जोड़ दिया ताकि कोई उनकी मदद के लिए आए। इसका मतलब मिरांडा को जो पार्क में फार अवे ट्री दिखता था जहाँ से उसे आवाजें आती थी, तो वहाँ वो बच्चे ही उसे बुला रहे थे। खैर, वाइट बॉय चाहता था कि क्रिस्टोफर फार अवे ट्री में जाकर उन बच्चों की मदद करे, लेकिन क्रिस्टोफर को ये सब वहम लगा और उसने मना कर दिया। इसके बाद विक्टर ने बाद में ये बात मिरांडा को बताई, जिसके बाद मिरांडा बच्चों की मदद के लिए निकली तो थी लेकिन कभी लौटी नहीं और फिर उसके पीछे एलॉयज भी गई, लेकिन वो भी गायब हो गई। अब ये सब याद आते ही विक्टर खुद को दोष देने लगता है और उसे लगने लगता है कि उसी की वजह से मिरांडा और एलॉयज मारे गए। यहाँ एक और डिटेल दिखती है कि वो वाइट बॉय विक्टर को इससे भी पहले दिखा था, जब टाउन के सारे लोग एक रात में मारे गए थे। अब टाउन में एकोस्टा और कैनी टैली की मौत के बारे में क्लू ढूंढ रहे होते हैं, जहां लोगों से बात करते करते एकोस्टा सेरा के पास्ट और उसके द्वारा पहले की गई किलिंग्स के बारे में जान जाती है और ज्यादातर लोगों को यकीन होता है कि टैली को भी सेरा नहीं मारा होगा। इसलिए अब एकोस्टा कैनी के साथ सीधा सेरा के पास जाने के लिए निकलती है। अब इसी बीच ईथन दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है और जूली की हालत बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर स्ट्रक्चर की तरफ भागते हैं। वही जूली दूसरी दुनिया में मुड़कर देखती है तो वहाँ खुद मार्टिन होता है, वही बूढ़ा जंजीरों से बंधा आदमी जिसे बॉयड ने पहले देखा था। अब मार्टिन इस बार भी जूली का नाम जानता था, ठीक वैसे ही जैसे वो बॉयड का नाम जानता था। अब वो उससे कहता है कि पास के कुएं में रस्सी डाल दे ताकि नीचे फंसा आदमी बाहर आ सके। अब दोस्तों, असल में ये वही पल है जो सीजन 1 के एपिसोड 10 में हमने बॉयड की नजर से देखा था। तब हमें लगा था कि मार्टिन ने खुद रस्सी गिराई थी, लेकिन अब समझ में आता है कि रस्सी जूली ने ऊपर से फेंकी थी। खैर, अब रस्सी फेंककर जब वो उस जगह से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो सीधे उन टनल्स के एंट्रेंस पर पहुंच जाती है, जहां सीजन 2 की शुरुआत में विक्टर टैबी को मॉन्स्टर्स और सुरंगों के बारे में बताते हुए ले जा रहा था। अब यहाँ से ये साफ लगने लगता है कि जूली सिर्फ टाइम ट्रैवलर नहीं बल्कि एक तरह की स्टोरी वॉकर है, जो इस टाउन की कहानी की अलग अलग लेयर्स और टाइमलाइंस के बीच में चल रही है। असली दुनिया में एकोस्टा और कैनी स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, जहां वो जूली को देखते हैं और उसे खींचकर बाहर निकालते हैं। अब एकदम से बाहर आते ही वो ट्रांस स्टेट से जागती है और नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो ईथन को कसकर गले लगा लेती है। यानी ये खास जगह किसी भी इंसान को सीधा उस पॉकेट डायमेंशन में भेज देती है
जहाँ टाइम, स्पेस और स्टोरी सब गड़बड़ाए हुए हैं। वही जगह जहाँ वो लोग टॉर्चर हुए थे, जैसे जूली, रैंडल, मेरियल। लेकिन ये लोग उसी से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जबकि बाकी लोग मशाल और फायर के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पहुँचते हैं, जैसे बॉयड। उधर बॉयड और एलिस तय नहीं कर पा रहे थे कि फातिमा को कहाँ ले जाएं, क्योंकि अगर सच सामने आया तो लोग उसे भी बॉक्स में डाल देंगे। हालांकि एलिस चाहता था कि वो ताबीज को लेकर फातिमा के साथ जंगल में रहे और जब उसकी हालत संभल जाए तो वापस लौट आए। लेकिन बॉयड डरता है कि वो खुद एलिस के लिए भी खतरनाक बन सकती है। पर तभी डोना खबर लाती है कि सब लोग सैरा को पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि सैरा ने ही टैली को मारा है। अब ये सुनकर आखिर में बॉयड मजबूर होकर उसे सच्चाई बता देता है कि टैली को सैरा ने नहीं बल्कि फातिमा ने मारा है। ये जानते ही डोना शॉक्ड रह जाती है और अब वो चाहती थी कि ये बात पब्लिक हो ताकि लोग सैरा पर शक करना बंद करें, और इसी पर बहस के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर फातिमा को बचाने के लिए अब और कोई रास्ता ना देखकर बॉयड एलिस के जंगल वाले प्लान पर हामी भर लेता है, जिसके बाद दोनों सामान पैक करके झोपड़ी में पहुँचते हैं। लेकिन अब हैरानी की बात ये थी कि फातिमा वहाँ से गायब थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्जिन फातिमा को लेकर उसी सीक्रेट रूम में आ चुका था जहाँ उसे सड़ी हुई लाश मिली थी। फिर वो फातिमा से झूठ बोलता है कि एलिस ने उसे यहाँ बुलाया है, जबकि फातिमा को वहाँ एलिस नहीं दिखता तो उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एल्जिन जबरन उसे अंदर खींचकर कमरे में बंद करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से फातिमा का बच्चा बेहद खास है और किमोनो वुमन ने भी यही बोला था कि उसी के जरिए बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और इसी के साथ ये 8th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 9, रेवेलेशंस, चैप्टर 1। अब 9th एपिसोड की शुरुआत में बॉयड और एलिस जंगल में फातिमा को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। पर अब अंधेरा होने वाला होता है तो बॉयड डिसाइड करता है कि वो अब सुबह ही सर्च जारी रखेंगे। लेकिन एलिस बेचैन होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फातिमा अचानक से कहां गायब हो गई। इसी बीच बॉयड का हाथ बहुत समय बाद फिर से बुरी तरह से कांपने लगता है, यानी उसकी पार्किंसंस की बीमारी के लक्षण वापस से तेज हो रहे हैं। अब उसे कमजोरी महसूस होती है, जिस पर एलिस उसे संभालकर शेरिफ स्टेशन वापस ले आता है। दूसरी तरफ स्टोरेज एरिया के सीक्रेट रूम में एल्जिन फातिमा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा ही सबको घर पहुंचाने की चाबी है, क्योंकि किमोनो वुमन ने उससे यही कहा था। इसलिए उसे यकीन है कि वो फातिमा की मदद कर रहा है। लेकिन फातिमा को लगता है कि ये औरत झूठ बोल रही है और एल्जिन उसका यूज कर रहा है। इसके बाद एल्जिन एक स्टेप और आगे जाता है और अपना खून निकालकर फातिमा को पीने के लिए देता है, ये कहकर कि तुम्हारा बच्चा भूखा है। फिर पहले तो फातिमा मना करती है, लेकिन 2 घूंट के बाद ही वो खुद भूखे जानवर की तरह जल्दी जल्दी खून पीने लगती है। अब खून पीने के बाद एल्जिन उसे वहीं बंद छोड़कर ऊपर चला जाता है। उधर विक्टर चर्च में सारी बातें याद कर लेने के बाद और भी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से मिरांडा और एलॉयज मरे हैं। अब वो चर्च से निकलने लगता है, लेकिन टैबी उसे रोककर समझाती है कि उसकी यादें ही सबकी मदद कर सकती हैं। लेकिन वो सुनता नहीं और चला जाता है। फिर इतने में कैनी आता है और टैबी को हॉस्पिटल में जूली के पास ले जाता है। यहाँ जूली अब नॉर्मल दिख रही होती है, लेकिन क्रिस्टी उसे एक रात के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती थी। फिर जिम जूली से पूछने की कोशिश करता है कि जंगल में स्ट्रक्चर के अंदर उसके साथ क्या हुआ था, पर जूली साफ शब्दों में नहीं बता पाती। अब टैबी के आते ही जिम को और शक होने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधे रैंडल के पास जाता है। इधर रैंडल अभी भी सिकाड़ा टाइप कीड़ों की आवाजें सुनकर परेशान होता है, लेकिन तभी जिम आकर उससे ट्रांस स्टेट के दौरान हुए असली अनुभव के बारे में पूछता है। लेकिन रैंडल भी उसे टालता रहता है और जिम से कहता है कि जूली को ड्राइविंग सिखा दो, क्योंकि इमरजेंसी में उसे खुद गाड़ी संभालनी पड़ सकती है। उधर शेरिफ स्टेशन में एलिस बॉयड को लेकर लौटता है और इस बार केवल हाथ नहीं बल्कि उसका पैर भी अकड़ने लगता है। फिर बॉयड पहली बार खुलकर एलिस को अपनी पार्किंसंस की बीमारी के बारे में बताता है कि ये दिमाग की कंडीशन है, जिसमें मूवमेंट, मानसिक हालत और बहुत कुछ बिगड़ता जाता है। इस तरह अब एलिस एक तरफ फातिमा के लिए डरा हुआ था और दूसरी तरफ पिता की गिरती हालत से भी हिल चुका था। फिर थोड़ी देर में एक मॉन्स्टर खिड़की के पास आकर बॉयड को भड़काने लगती है, जिसके बाद बॉयड भी गुस्से में उस पर चिल्लाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं। उधर कॉलोनी हाउस में डोना पुराना वक्त याद कर रही होती है, जब उसने फातिमा के लिए पार्टी रखी थी। अब रात को हॉस्पिटल में जिम और टैबी फिर से जूली को लेकर परेशान बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब भी काफी कुछ उनसे छुपा रही है, खासकर उस दूसरी वाली दुनिया के एक्सपीरियंस के बारे में। फिर इस बीच सैरा अपने कमरे में नेथन के टूटे खिलौने को गोंद से जोड़ रही होती है
और तभी उसे वो पुरानी डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं। ये सुनकर वो काफी घबरा जाती है और सुबह होते ही सीधा बॉयड के पास पहुंच जाती है। अब तक किसी को फातिमा के गायब होने का पूरा सच नहीं पता था, लेकिन सैरा की बात से पहली बार क्लियर मैसेज मिलता है जिसमें आवाजें कह रही थी कि फातिमा अकेली है, वो डरी हुई है, कोई उसे ले गया है। साथ ही बॉयड और बाकी लोग उसे समय पर नहीं ढूंढ पाएंगे। अब ये सुनकर बॉयड और एलिस दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये आवाजें मदद कर रही हैं या इनका मजाक उड़ा रही हैं, कोई नहीं समझ पा रहा। उधर सीक्रेट रूम में जब एल्जिन वापस आता है तो तब तक फातिमा का पेट सचमुच बहुत ही ज्यादा बाहर निकल चुका होता है और उसे जबरदस्त दर्द हो रहा होता है। यहाँ वो एल्जिन से उसे उठाने में मदद मांगती है, लेकिन मौका देखकर उस पर झपटती है और भागने की कोशिश करती है, पर एल्जिन भी किसी तरह से उसे फिर से पकड़कर अंदर धकेलता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है। उधर कॉलोनी हाउस में विक्टर अपनी पुरानी चीजें, खिलौने, यादें, ड्राइंग्स बाहर फेंकने लगता है ताकि कुछ भी उसे पास्ट की याद ना दिलाए। तभी एकोस्टा और कैनी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक अहम डिटेल ये है कि कॉलोनी हाउस के उस बेसमेंट में सीक्रेट चैम्बर के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। सिर्फ जेड ने पहले कुछ गड़बड़ महसूस की थी और कैनी से जिक्र किया था, पर उसे सीरियसली नहीं लिया गया। खैर, अब विक्टर खुद को बेवकूफ कहता हुआ डोना की कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो अंदर से इतना टूटा हुआ था कि खुद से नफरत करने लगा है। अब एकोस्टा और कैनी उसकी इस हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम इस बार ईथन, जूली और टैबी को लेकर डाइनर में आता है, जिसे अब वक्ता चला रही थी। असल में डाइनर को रीसेट करने में ईथन और कैनी ने उसकी बहुत हेल्प की थी, जिस वजह से अब माहौल थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। लेकिन ईथन यहाँ पर खुद को दोष दे रहा होता है और उसे लगता है कि जूली की हालत उसकी वजह से खराब हुई थी, क्योंकि वही उसे स्ट्रक्चर तक लेकर गया था। अब वो गुस्से में डाइनर से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद जूली भी बाहर चली जाती है। उधर बॉयड सैरा की बात को लेकर डोना के पास जाता है, जिस पर डोना तय करती है कि अब ये बात टाउन से नहीं छुपाई जा सकती और सबको मिलकर फातिमा को ढूंढना होगा। वो ये भी डिसाइड करती है कि टेली को फातिमा ने मारा है, ये सच फिलहाल वो पब्लिक नहीं करेगी, वरना लोग पैनिक में फातिमा को मार सकते हैं, जिससे एलिस और फातिमा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। खैर, अब टाउन के लोगों को इकट्ठा करके डोना सबको फातिमा के गायब होने के बारे में बताती है और सबसे रिक्वेस्ट नहीं बल्कि सबको ऑर्डर करती है कि वो जंगल और टाउन में उसे ढूंढने निकले। इतने में एल्जिन भी वहीं पहुंचता है, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपना रोल छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सबको दो दो के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिसमें बॉयड कैनी के साथ जाता है, जबकि एल्जिन जानबूझकर एलिस के साथ टीम बनाता है ताकि फातिमा से दूरी बनाए रख सके और शक भी ना हो। जूली टैबी के साथ जाती है, जिम ईथन के साथ और आखिर में खुद डोना एकोस्टा के साथ निकलती है। उधर सीक्रेट रूम में फातिमा फर्श पर मिट्टी हटाते हटाते नीचे एक लकड़ी का हैच ढूंढ लेती है और उसे साफ करने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये किसी और रास्ते की ओर जाता है। दूसरी तरफ सर्च के दौरान एकोस्टा अब भी मान चुकी थी कि सैरा ने ही फातिमा और टेली दोनों को मारा होगा, लेकिन डोना उसे शांत होने को कहती है और बोलती है कि फिलहाल सैरा पर भरोसा रखो और मुझ पर भी। उधर जंगल में बॉयड और कैनी सर्च करते करते बात करते जाते हैं, जहां बॉयड पहली बार खुले तौर पर कैनी को भी अपनी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे ही शेरिफ की कुर्सी संभालनी होगी। हालांकि कैनी पहले तो इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे मान जाता है कि कम से कम डेप्यूटी की पोस्ट पर तो वापस लौटेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि गुस्से में उसने अपना बैज उतारकर फेंक दिया था, लेकिन अब बॉयड को बेहतर समझते हुए वो वापस लौटने को तैयार हो जाता है, जिससे बॉयड को काफी राहत मिलती है। आगे जेड अपने गार्डन में खुद बॉटल ट्री बनाकर पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसी दौरान उसे फिर से जैस्पर का हेलुसिनेशन होता है और इस बार उसके साथ क्रिस्टोफर भी दिखाई देता है। फिर अचानक जैस्पर चिल्लाता है, जिससे जेड का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ी से गिरते गिरते बचता है। लेकिन तभी हेनरी वहाँ आ जाता है, जिसे जेड की हालत कहीं ना कहीं विक्टर के जैसी लग रही थी, इसलिए वो उससे बात करता है। अब जेड हेनरी को समझाता है कि असल में विक्टर अपने हिसाब से पूरी तरह सही है और ये जगह ही उसे ऐसा बना चुकी है। असल में वो इस टाउन का टार्जन है, बचपन से यही पला बड़ा है और नॉर्मल दुनिया की कई चीजें नहीं जानता, इसलिए बाकी सबकी नजर में वो अजीब लगता है। लेकिन इस टाउन के रूल्स के हिसाब से वो सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान है, जिस पर हेनरी पहली बार समझता है कि उसका बेटा वियर्ड नहीं बल्कि इस जगह का प्रोडक्ट है। उधर विक्टर गुस्से में उस ओरिजिनल बॉटल वाले फारअवे ट्री को काटने निकल पड़ा था। उसे लगता है सारी बुराई वहीं से निकली है। अब वो उस ट्री को काटने ही वाला होता है कि उसके सामने व्हाइट बॉय आकर खड़ा हो जाता है, जो उसे रोक देता है।
वो कहता है कि ये पेड़ बहुत ही जरूरी है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर विक्टर चिल्लाकर पूछता है कि वो सीधा सीधा मदद क्यों नहीं करता, ऐसे पहेली में बातें क्यों करता है। तो व्हाइट बॉय कहता है कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए सबको खुद समझकर रास्ता ढूंढना होगा। फिर विक्टर नोटिस करता है कि इस बार व्हाइट बॉय पहले से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। फिर पूछने पर वो सिर्फ इतना कहता है कि यहाँ चीजें बदल रही हैं, और इतना कहकर वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से विक्टर ट्री को काटे बिना परेशान मन से वापस टाउन की ओर लौट जाता है और एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि फार अवे ट्री इस पूरी मिस्ट्री का कोर हिस्सा है, इसे छेड़ना भी रिस्की है। इधर एलिस एल्जिन के साथ फातिमा को ढूंढते हुए और बेचैन होता जा रहा था, और तभी रास्ते में बात करते करते एल्जिन इनडायरेक्टली ये बात बोलता है कि हो सकता है फातिमा बिल्कुल सही हो और उसका बच्चा सच में सबको मदद करने वाला हो, इसीलिए वो गायब हुई हो ताकि वो अपना डेस्टिनी पूरा कर सके। हालांकि ये सुनकर एलिस को बात का पूरा मतलब तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसे एल्जिन की ये बात काफी अजीब लगती है। अब एलिस कहता है कि उसने पहले ही अपनी माँ एबी को खो दिया है, इसलिए अब फातिमा को नहीं खो सकता और दोबारा सर्च पर निकल पड़ता है। इधर ईथन और जिम अपनी टीम में आरवी तक पहुँचते हैं, जहाँ जिम ईथन को बताता है कि जब एक्सीडेंट में आरवी की रॉड उसके पैर में घुसी थी तो जिम खुद को ही कसूरवार मान रहा था, पर असल में ये जगह ही ऐसी है जो सबके दिमाग के साथ खेलती है। इस तरह से वो समझता है कि जूली की हालत के लिए ईथन खुद को दोष ना दे, जिससे अब ईथन का मन थोड़ा सा हल्का होता है। लेकिन इस बीच आरवी के पुराने रेडियो से अचानक फिर से थॉमस की आवाज गूंजती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, जिससे जिम वहीं पर ठिठक जाता है और उसका पिता वाला गिल्ट फिर से सामने आ जाता है। लेकिन इस बार ईथन उसे संभालता है और याद दिलाता है कि ये जगह यादों और डर से खेलती है, इसलिए उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जूली और टैबी साथ चल रहे होते हैं, जहां जूली आखिरकार टैबी को बताती है कि उस जगह पर उसके साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि उसने चेन से बंधे आदमी को देखा, बच्चों की आवाजें सुनी और वही गुफा वाली आवाजें सुनी जहां विक्टर और टैबी पहले गए थे। इस पर टैबी उसे शांत करने की कोशिश करती है कि वो अब सुरक्षित है और उसे इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर तभी अचानक उन्हीं अंगुई बच्चों में से एक छोटी सी बच्ची टैबी के सामने आ जाती है और चुपचाप उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। इसके बाद जूली और टैबी उसके पीछे पीछे चलते हुए सीधे उसी स्टोरेज रूम तक पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे के सीक्रेट चैम्बर में एल्जिन ने फातिमा को कैद करके रखा था। इधर नीचे फातिमा फर्श में मिले लकड़ी के छोटे से गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गेट नहीं खुल रहा होता। पर तभी किमोनो वुमन वहां आ जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है ताकि उसकी चीख बाहर ना जाए। इसके बाद ऊपर टैबी स्टोरेज रूम में घुसने लगती है तो उसे छोटे विक्टर की आवाज आती है। वो देखती है कि नीचे वहीं विक्टर बैठा है और वो फिर से उसी दिन को याद करने आया है जिस दिन मिरांडा उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। असल में विक्टर खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते मानते टूट चुका था, लेकिन तभी टैबी उसे पकड़कर समझाती है कि उस समय वो सिर्फ बच्चा था और ये सब उसका फैसला नहीं था। अब इसी बातचीत के बाद अचानक टैबी को एक और विजन फ्लैश की तरह हिट करता है और उसे साफ दिखता है कि कैसे मिरांडा ने उस दिन एलॉयज और विक्टर को गले लगाया था और उन्हें आई लव यू कहा था, जिसके बाद वो बॉटल ट्री वाले फारअवे ट्री की तरफ आखिरी बार मुड़कर चली गई थी। अब ये सीन टैबी को इतनी डिटेल में याद आता है कि अचानक उसे समझ में आता है कि वो खुद पिछले जन्म में मिरांडा ही थी और शायद ये था इस पूरी सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा रिवील या ट्विस्ट, क्योंकि ऐसा अभी तक हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। इसका मतलब साफ था कि टैबी के अंदर मिरांडा की ही कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा है, या कहो उसका रीइंकार्नेशन है। यानी ये लोग केवल फंसे नहीं हैं, बल्कि शायद पिछली गलतियों को सही करने के लिए या अधूरी कोशिश पूरी करने के लिए दोबारा इस जगह से बंद कर आए हैं। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में क्लिक करती है तो टैबी घबराकर बाहर भागती है और उसे वो पूरा सीन याद आता है। वो देखती है कि जब मिरांडा फारअवे ट्री के पास लगभग पहुंच चुकी थी तो तभी अचानक स्माइली मॉन्स्टर वहां पर आया था। साथ ही उस मॉन्स्टर ने एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, मानो इंसानी रूप से मॉन्स्टर वाले रूप में जाने में उसे काफी मेहनत और एनर्जी लग रही हो, लेकिन फिर एकदम तेज कदमों में वो उस पर झपट पड़ा और उसे मार दिया। अब ये सब याद आने के बाद टैबी पूरी तरह से हिल जाती है और उसे अब ये सच मानना पड़ रहा है कि वो सिर्फ टाउन की नई कैदी नहीं, बल्कि उस औरत की भी अगली कड़ी है जो कभी इन बच्चों को बचाने निकली थी और बीच रास्ते स्माइली मैन ने उसे मार गिराया था। और इसी भयानक सच्चाई के साथ 9th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 10 रेवेलेशंस चैप्टर 2। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस सीरीज के तीसरे सीजन के फाइनल एपिसोड में,
जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। अब 10th एपिसोड की शुरुआत में कैनी, बॉयड और एलिस बात कर रहे होते हैं। यहाँ एलिस बॉयड और कैनी को बताता है कि जंगल में सर्च के वक्त एल्जिन जिस तरह से बात कर रहा था उससे साफ लग रहा था कि उसे फातिमा की लोकेशन पता है। ये सुनकर बॉयड को तुरंत सहरा वाला केस याद आता है। उसे समझ में आता है कि एल्जिन के साथ भी वही हो रहा है, यानी कोई आवाज या एंटिटी उसे गुमराह कर रही है। इसलिए अब वो कैनी और एलिस से कहता है कि एल्जिन पर कड़ी नजर रखें और खुद सहरा को लेकर कॉलोनी हाउस की तरफ निकल जाता है ताकि वो एल्जिन को किसी ऐसे इंसान से मिला सके जिसने वही आवाजें सुनकर सब कुछ खोया है। साथ ही सहरा भी इसके लिए साथ चलने को मान जाती है। इधर ईथन और जिम जब घर पहुंचते हैं तो बाहर विक्टर खड़ा होता है। वो बताता है कि टैबी अचानक गिर पड़ी थी। जिसके बाद जिम अंदर जाता है तो टैबी उसे अपने सारे विजन्स बताती है, यानी मिरांडा के रूप में खुद को देखना, बच्चों को, फारावे ट्री को और स्माइली के हाथों मौत का सीन, सब कुछ। तो ये सब सुनकर जिम हक्का बक्का रह जाता है। हालांकि टैबी दिल से समझ रही थी कि वो मिरांडा ही थी, लेकिन इसे पूरी तरह से मानने से वो डर रही थी क्योंकि इससे उसके और जिम के रिलेशन पर असर पड़ सकता था। खैर, अब जिम सीधा जेड के पास जाता है और उससे पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो कहता है कि अब उसे टैबी को समझने और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में उसकी मदद चाहिए। इस पर जेड भी मान जाता है और उसे समझाता है कि अब ये सब एक गेम के जैसा हो गया है। जब तक ये पजल सुलझेगी नहीं, बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद जेड और जिम टैबी के पास लौटते हैं जो अपने विजन्स फिर से बताती है। अब जेड ये सब सुनकर चौंक जाता है कि टैबी खुद को मिरांडा के रूप में देख रही है। वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ उठाता है कि एनर्जी ना बनती है ना खत्म होती है, बस रूप में बदलती है। वो कहता है कि हमारी यादें, हमारी सोल भी एनर्जी ही है। इसलिए हो सकता है कि मिरांडा के मरने के बाद उसकी मेमोरी एनर्जी वहीं फंस गई हो और अब टैबी को विजन्स के रूप में दिख रही हो। इसके बाद वो खुद ही नोट करता है कि अगर ये सिर्फ फंसी हुई मेमोरीज होती तो ये खास कनेक्शन सिर्फ टैबी को ही क्यों मिला और उसका बॉन्ड विक्टर से ही इतना गहरा क्यों बना। तो यहाँ से लगभग पक्का हो जाता है कि ये मेमोरी नहीं, सीधा पुनर्जन्म है और टैबी मिरांडा की रीइंकार्नेशन है। खैर, अब टैबी जेड और जिम से विक्टर के ट्रंक तक चलने को कहती है जहाँ से और सुराग मिल सकते थे। उधर सहरा और बॉयड कॉलोनी हाउस पहुँचते हैं और डोना से मिलते हैं। यहाँ बॉयड चाहता है कि पूरी कॉलोनी हाउस खाली कर दिया जाए ताकि एल्जिन से बिना किसी दखल के पूछताछ हो सके। हालांकि डोना पहले घबराती है, लेकिन फिर फातिमा, एलिस और उनके होने वाले बच्चे की जान दांव पर देखकर वो मान जाती है। इस तरह से अब अंदर केवल बॉयड, डोना, सहरा, कैनी, एलिस और एल्जिन रह जाते हैं। इस बीच अब एल्जिन फातिमा के लिए सामान लेकर नीचे जाने ही वाला होता है कि सब उसे रोककर ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। वहाँ शुरुआत में बॉयड और बाकी लोग शांति से पूछते हैं कि फातिमा कहाँ है, जिस पर आखिरकार एल्जिन मान लेता है कि उसे लोकेशन पता है, लेकिन साफ कह देता है कि वो उस लोकेशन का पता किसी भी हालत में नहीं बताएगा क्योंकि किमोनो वुमन ने कहा है कि बस बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद सब घर चले जाएंगे। इस तरह से सहरा और बाकी सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यही ट्रिक उस जगह ने पहले सहरा के साथ खेली थी, किसी को मारो या किसी को बलि बना दो तभी बाकी बचेंगे। और वो औरत ना एंजल दिखती है और ना एंजल की तरह बिहेव करती है, लेकिन एल्जिन जो है वो अपने ही ट्रांस में होता है। उसके हिसाब से सब नॉर्मल है और किमोनो वुमन ने कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कहता है कि फातिमा की डिलीवरी बहुत ही जल्द होने वाली है और वही सबका रास्ता है। लेकिन ये सुनकर अब एलिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एल्जिन का गला पकड़ लेता है। इस पर बॉयड उसे रोकता है और सबको कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद बॉयड नीचे जाकर डोना से उसके टूल्स, हथौड़ा, प्लायर्स सब मांगता है, जिसके बाद डोना, सहरा और कैनी सब डर जाते हैं क्योंकि ये बॉयड का सामान्य तरीका नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विक्टर के पास हेनरी आता है। वो अब बेटे के साथ खुलकर बात करना चाहता था, उससे जैस्पर के बारे में पूछता है। तो इस बार विक्टर साफ कह देता है कि जैस्पर सिर्फ एक टॉय है। फिर वो हेनरी को उन 2 पत्थरों के पास लेकर जाता है जिन पर उसने ड्राइंग्स बनाई हैं। वहाँ वो उसे बताता है कि इन्हीं पत्थरों के नीचे उसने मिरांडा और एलॉयज के शरीर दफन किए थे। साथ ही एलॉयज जब उसे मिली थी तो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। अब ये सब बताते हुए विक्टर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो माँ को भी नहीं बचा पाया, बहन को भी नहीं, और कहता है कि काश वो भी उस दिन वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन हेनरी उसे कसकर गले लगाता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये मनहूस जगह है जो सब छीनती है और मिरांडा का उसे बचाने की कोशिश करना, एलॉयज को बचाने की कोशिश करना, ये सब उनके प्यार का सबूत है। उधर टूल्स जमा करते वक्त बॉयड के सामने खतरी का विजन आता है, वही पुराना पादरी
जो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। खत्री कहता है कि अगर वो टॉर्चर पर उतर आया तो ये जगह उसे भी उसी रास्ते पर धकेल देगी जो वो खुद बनाना चाहती है, और लोग उस पर से भरोसा खो देंगे। लेकिन बॉयड गुस्से और दुख में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसका बेटा, बहू और होने वाला बच्चा दांव पर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि काश खत्री आज जिंदा होता और उसकी मदद कर पाता। इस तरह से अब वो अंत में खत्री की बात नहीं मानता और टूल्स उठाकर ऊपर चला जाता है। उधर सीक्रेट रूम में फातिमा को लेबर पेन शुरू हो चुके थे। यहाँ दर्द और घबराहट में वो एल्जिन का खून भरा जार उठाकर दीवार पर दे मारती है, जिससे जार फूट जाता है और खून दीवार पर फैल जाता है। इसी बीच अब फातिमा के दिमाग में एक और ख्याल उभरता है, अगर ये बच्चा ही इस सब की जड़ है तो क्या उसे जन्म लेने देना सही है? इस तरह से अब वो फर्श पर टूटा हुआ बड़े कांच का टुकड़ा उठाती है, जो कि साफ इशारा था कि वो खुद अपने पेट पर वार करने तक जा सकती है। उधर विक्टर के ट्रंक के पास जेड, जिम और टैबी मिलकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ जेड उन्हें बताता है कि केव में उसने कैसे पेड़ की जड़ों से बना सिंबल और स्लेब्स पर लेटे हुए बच्चों को देखा था। लेकिन टैबी ये सुनकर कहती है कि वही बच्चे बाद में फार अवे ट्री बन गए और उनकी उम्मीदें रूट्स में उतरकर सिंबल और ट्रीज में बदल गईं। अब जेड को एहसास होता है कि जब से वो यहाँ आया है तब से वो बच्चे बार बार उसी से मदद मांग रहे थे। पेड़, नंबर, गाने, सिंबल सब उसी तरफ इशारा कर रहे थे और वो अब तक उन्हें जोड़ नहीं पाया था। फिर वो जंगल की तरफ मुंह करके चिल्लाता है कि अगर सच में वो चाहते हैं कि ये लोग मदद करें तो उन्हें बिल्कुल साफ, डायरेक्ट संकेत देना होगा। उधर इसी दौरान रेंडल को फिर से उन सिकाड़ा जैसे कीड़ों की आवाज सुनाई देती है, जो इस बार बंद ही नहीं हो रही थी। वो अब मेरियल और क्रिस्टी से पुराने शॉक मशीन के बारे में पूछता है, जो कि बेसमेंट में रखी थी। असल में इसका इरादा अपने दिमाग को इलेक्ट्रिक झटके देकर इन आवाजों को हमेशा के लिए बंद करने का था। लेकिन जैसे ही वो मशीन से खुद को झटका देने वाला होता है, तभी मेरियल समय पर पहुंचकर उसे रोक लेती है और उसे पकड़कर शांत करती है और आखिरकार सुला देती है। अब क्रिस्टी भी समझ जाती है कि मेरियल भी उसी दिन से भीतर से टूटी हुई है और बस ऊपर से नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद मेरियल खुद भी मानती है कि ट्रांस वाले दिन के बाद से वो भी रात रात भर उन चीखों और टॉर्चर को महसूस करती रही है, ठीक वैसे ही जैसे जूली कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड टूल्स लेकर ऊपर कमरे में आता है और सबको नीचे रहने को कह देता है। वो ये भी कहता है कि आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होगी। इसके बाद वो एल्जिन के सामने एक एक करके सारे टूल्स निकाल कर रखता है और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पोलराइड कैमरा से अपने आप एक नई फोटो बाहर गिरती है और जब बॉयड उसे उठाकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। असल में उस फोटो में वही घर बना था जो एबी ने उसके लिए रिटायरमेंट गिफ्ट के रूप में खरीदा था। वही घर जिसमें वो, एबी और एलिस इस टाउन में फंसने से पहले शिफ्ट होने वाले थे। अब सामान्य तौर पर उस घर के सामने वो बोट भी होनी चाहिए थी जिसकी चाबी हमने पहले के सीजन्स में की चेन पर देखी थी। लेकिन अब एल्जिन इसे एंजल का सिग्नल मानकर कहता है कि किमोनो वुमन बता रही है कि बस इंतजार करो, वो उसी घर में वापस जाएंगे। पर बॉयड को ये पूरा नैरेटिव झूठा लगता है, इसीलिए वो कहता है कि अगर बस वेट करने से घर जाना होता तो अब तक वो वहाँ से जा चुका होता। फिर वो आखिरी बार एल्जिन से पूछता है कि बताओ फातिमा कहाँ है। लेकिन अब जब एल्जिन नहीं बताता तो बॉयड उसका हाथ पकड़कर टेबल पर दबा देता है और हैमर से उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अब नीचे एल्जिन की चीख सुनकर एकोस्टा भी कॉलोनी हाउस में आती है और ऊपर से आती आवाजें सुनकर वो सबके रोकने के बावजूद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है और बॉयड को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब बॉयड उसे समझाने के लिए और सच दिखाने के लिए अपने साथ नीचे ले जाता है ताकि वो भी देख सके कि फातिमा की जान सच में दांव पर है और उसके पास दूसरे ऑप्शंस कितने कम हैं। उधर जूली ईथन के साथ बैठकर अपने ट्रांस स्टेट, मार्टिन और गुफा वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि कैसे वो उस जगह पर पहुंची और कैसे उसने चेन से बंधे हुए मार्टिन को देखा। फिर टनल्स में घूमी और अलग अलग टाइम के सीन सुने। अब ईथन उसे एक नया शब्द देता है, स्टोरी वॉकर। उसके हिसाब से जूली वक्त की लाइन पर कहानी के किसी भी चैप्टर में चल सकती है, जैसे किसी किताब के पन्नों के बीच में घूम रही हो। तकनीकी रूप से ये टाइम ट्रेवल जैसा ही है, लेकिन ये क्लासिक मशीन वाली टाइम ट्रेवल नहीं, बल्कि स्टोरी की टाइमलाइन में जंप करना है। अब ये सुनकर जूली खुश भी होती है और उम्मीद भी पकड़ती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो टाइम में पीछे जाकर थॉमस और मिसेस ल्यू की जान बचा ले। लेकिन ईथन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम पैराडॉक्स की वजह से किसी चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद एक स्टोरी वॉकर भी उसे बदल नहीं सकता।
वो सिर्फ देख सकता है, कुछ सीख सकता है, लेकिन अतीत का रिजल्ट नहीं बदल सकता। इधर बॉयड नीचे एकोस्टा और बाकी सबको समझा रहा होता है कि वो किसी भी हालत में फातिमा की जान जाने नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही अपने फैमिली के काफी लोगों को खो चुका है, इसलिए अब किसी और को खो नहीं सकता। इसी बीच अब सैरा चुपचाप ऊपर वाले कमरे में लौट जाती है, क्योंकि वो अब बॉयड को और टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इसके बाद वो कमरे में पड़ा एक पेचकस उठाती है और अचानक सीधे एल्जिन की आंख में घुसा देती है। इससे एल्जिन की एक आंख फूट जाती है, जो दर्द से चिल्लाते हुए आखिरकार फातिमा की लोकेशन उगल देता है। अब एल्जिन की चीख सुनकर जब बाकी लोग ऊपर दौड़ते हैं तो सैरा उन्हें तुरंत लोकेशन बता देती है और उन्हें फातिमा तक भेज देती है। यहीं एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है, और वो ये कि जेड के विजन में उसने पहले भी एक आदमी को देखा था जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और जो खोपड़ी से खून पी रहा था। अब एल्जिन की भी वही आंख फूटी है, तो थ्योरी ये बनती है कि हो सकता है कि एल्जिन उसी इंसान का पुनर्जन्म हो, या कम से कम उसी पैटर्न को दोहरा रहा हो, यानी अनजाने में भी गलत तरफ पुश हो रहा है किसी डार्क एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ जिम, जेड और टैबी अभी भी उन सारे मिले हुए नंबर्स पर काम कर रहे होते हैं। ये कुल 12 नंबर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अरेंज करके ट्रीज की बोतलों में टांगा गया था। अब जेड ने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स सब एंगल से देख लिया था, पर कुछ भी क्लियर नहीं निकला था। तभी जिम यहाँ पर एक नया एंगल देता है और वो बताता है कि उसकी माँ एक पियानिस्ट थी और हमेशा कहती थी कि म्यूजिक में 12 कीज होती हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से कंबाइन करके धुनें बनाई जाती हैं, और म्यूजिक खुद एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब ये सुनते ही जेड का दिमाग क्लिक करता है कि 12 नंबर्स यानी 12 म्यूजिकल कीज। फिर वो जिम को जीनियस बोलकर उसे नीचे से विक्टर का वायलिन लाने भेजता है और खुद टैबी के साथ मिलकर उन नंबर्स को म्यूजिक नोट्स और कॉर्ड कीज के हिसाब से अरेंज करने लगता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात उसे ये लगती है कि जैसे ही शुरुआती कार्ड्स सही जगह बैठते हैं, वैसे ही आगे की पूरी धुन अपने आप उसके दिमाग में बजने लगती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उन कीज को डार्ट बोर्ड के पास अरेंज करता है, जबकि जिम और टैबी उसकी स्पीड को देखकर सन्न रह जाते हैं। इस बीच डार्ट बोर्ड खुद भी यहाँ पर एक की के जैसा काम कर रहा था, और उस पर भी 1 से 12 तक के नंबर्स होते हैं जो म्यूजिक कीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी टाउन खुद उन्हें सही रास्ते की तरफ पुश कर रहा था। अब धुन बन तो गई, पर सवाल ये था कि इसे बजाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ये डेविल से सॉन्ग ना हो जो किसी और बड़ी बुराई को जगा दे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस धुन को सीधे टाउन में नहीं, बल्कि बॉटल वाले फारअवे ट्री के पास ही बजाया जाएगा। इस तरह अब विक्टर का वायलिन लेकर जेड और टैबी उस असली फारअवे ट्री तक जाते हैं और वहाँ ये धुन बजाना शुरू करते हैं। फिर जैसे ही मुखड़ा आगे बढ़ता है, वैसे ही जेड और टैबी के सामने वो बच्चे प्रकट हो जाते हैं। हालांकि जिम को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चों की मौजूदगी चारों तरफ महसूस होती है। और इस बीच एक छोटी लड़की टैबी के पास आकर अंगुई बोलती है, और जैसे ही टैबी और जिम दोनों ये शब्द साफ सुनते हैं, वैसे ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि अंगुई का मतलब होता है रिमेम्बर अस, यानी हमें याद करो। दोस्तों, ये मोमेंट वाकई में गूज़बम्प्स देने वाला होता है, और इसका मतलब यह है कि ये बच्चे उन्हें उनकी खोई हुई मेमोरीज, उनके पिछले जन्म और उनकी असली जिम्मेदारी को याद दिला रहे थे। अब यहीं से पूरी पिक्चर साफ होने लगती है। बच्चे टैबी और जेड को इसीलिए दिखते हैं क्योंकि टैबी मिरांडा का पुनर्जन्म है और जेड क्रिस्टोफर का। असल में ये दोनों ही सबसे पहले उस टाउन में आए थे जिनका काम इन बच्चों को बचाना था, क्योंकि उन बच्चों में से एक उनकी खुद की बेटी भी थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचा नहीं पाए। और तब से हर जन्म में अलग अलग रूप में वो फिर से यहाँ खींचे चले आते हैं और वापस कोशिश करते हैं कि इस बार कहानी बदले, बच्चों को बचाया जा सके। पर हर बार किसी न किसी मोड़ पर आकर वो असफल हो ही जाते हैं। अब क्रिस्टोफर और मिरांडा का पिछला जन्म वही था जिसका फ्लैशबैक अब टैबी देख रही थी। इसका मतलब उनका अभी का जन्म जेड और टैबी के रूप में एक नया प्रयास है। टैबी हमेशा वही ब्रेसलेट बनाती आई है हर जन्म में, और यही वजह है कि हेनरी के पास भी वो ब्रेसलेट है। गाना भी वही है जो वो दोनों अपनी बेटी को सुनाया करते थे। हालांकि इतने पर भी जिम को इन बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन टैबी उससे सिर्फ थोड़ा सा वक्त और मांगती है और कहती है कि वो अकेले में कहीं और जाना चाहती है ताकि खुद को और इस कनेक्शन को समझ सके। अब इस बीच सीक्रेट रूम में फातिमा खुद ही अपने पेट पर कट लगाती है, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाली होती है तभी किमोनो वुमन अचानक से प्रकट होकर उसे रोक देती है। अब उसी समय फातिमा का वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब डिलीवरी शुरू। फिर किमोनो वुमन खुद उसकी डिलीवरी करवाने लगती है।
जिसके बाद वो फातिमा के यूट्रस से एक फीटस निकालती है जो कि एम्ब्रियाटिक सैक से पूरी तरह से ढका हुआ था। अब जैसे ही ये सैक बाहर आता है वैसे ही जमीन में जो लकड़ी वाला दरवाजा था वो अपने आप खुल जाता है, वही जो फातिमा पहले खुद नहीं खोल पाई थी। फिर किमोनो वुमन उस सैक में ढके फीटस को लेकर नीचे उतरने लगती है और तभी बॉयड, कैनी और एलिस वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ फातिमा उन्हें बताती है कि ये सब असल में उन बच्चों से शुरू हुआ था जिनके माता पिता ने अमरता पाने के लिए उन्हें खुद मार डाला। यानी टाउन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब कभी इंसान थे, वही ओरिजिनल टाउन फोक जो इस श्राप के तहत इमोर्टल तो हुए लेकिन मॉन्स्टर के रूप में। अब बॉयड टनल वाले दरवाजे से नीचे जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसी सुरंग वाले नेटवर्क तक पहुंच जाता है जहां पहले भी वो गया था। असल में यही वो असली कसाई खाना है जहां मॉन्स्टर्स रहते थे। इस वक्त सभी मॉन्स्टर्स जाग चुके होते हैं, जिसके बाद किमोनो वुमन उनके बीच में जाकर उस फीटस को रख देती है। फिर हम देखते हैं कि फीटस कुछ ही पलों में तेजी से बढ़कर एक पूरा इंसान बन जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्माइली मैन वाला घोस्ट होता है, वही स्माइली मॉन्स्टर जिसने कभी मिरांडा यानी टैबी को पिछले जन्म में मारा था और जिसे बॉयड पहले मार चुका होता है। अब ये देखकर बॉयड का खून जम जाता है और फिर यहाँ एक और बड़ा नियम सामने आता है, यानी इस टाउन के अंदर अगर किसी मॉन्स्टर को मार भी दिया जाए तो वो किसी न किसी रूप में वापस पैदा हो सकता था। इसका मतलब मॉन्स्टर्स के लिए मौत बाहर की दुनिया जैसी स्थायी चीज नहीं है और यहाँ डिमोनिक चक्र चलता रहता है। अब उधर जिम बहुत ही परेशान होकर अपनी पुरानी आरवी के पास आता है, लेकिन तभी उसे जूली की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ये वो जूली नहीं है जिसे हम अभी तक देख रहे थे। उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी अलग है, गाल पर एक स्क्रैच है, वैसी ही लाइन जो रैंडल की गर्दन पर भी देखी थी। खैर, अब वो किसी से डरती और भागती हुई जिम के पास आती है और उसे वहाँ से तुरंत भाग जाने के लिए कहती है। वो बार बार कह रही होती है कि वो इस कहानी को बदलना चाहती है। अब इसकी एक बहुत ही मजबूत थ्योरी यही है कि ये जूली असल में स्टोरी वॉकर मोड में किसी आगे के टाइमलाइन से पास्ट में वापस आई है अपने पिता को किसी चीज से बचाने। लेकिन जिम को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी येलो जैकेट पहने एक बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट होता है जिससे जूली डर रही थी। हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं और पुतलियां गायब होती हैं। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि मिरांडा के घर में इसी येलो जैकेट वाले का पोस्टर भी लगा था, इसलिए हो सकता है कि वो हमेशा से अनजाने में उससे डरती रही हो। इतना ही नहीं, खुद टैबी ने भी कहा था कि बचपन में सपनों में वो पत्थर देखती थी जिसके पीछे जाकर वो छुप जाती थी और किसी आदमी से डरती थी, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि वो यही येलो जैकेट वाला मैन हो। अब जूली को बचाने के लिए जिम लकड़ी का डंडा उठाकर उस आदमी पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी जिम का गला एक हाथ से ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हारी बीवी को बेसमेंट खोदना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से नॉलेज तो मिलती है लेकिन उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसका मतलब अब जब टैबी और जेड ने अपने पिछले जन्मों की सच्चाई और टाउन के सीक्रेट्स खोल दिए तो वो इसकी कीमत वसूलने आया है। फिर हम देखते हैं कि वो सिर्फ उंगलियों से जिम की गर्दन को दबाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और जिम वहीं उसकी पकड़ में मर जाता है, जबकि जूली वहीं चीख चीख कर रोती रह जाती है जैसा कि उसका मकसद अधूरा रह गया हो। तभी हमें एक और डिटेल साफ हो जाती है कि रेडियो पर जो रहस्यमयी आवाज हमेशा जिम से बात करती रही वो यही पीले सूट वाला बूढ़ा आदमी था। और इसी शॉकिंग रिवील के साथ सीजन 3 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको काफी सारी चीजें अब तक क्लियर हो गई होंगी और बाकी चीजें जो रह गई हैं या कुछ बातें आपको कंफ्यूजिया रही हैं तो उनके बारे में हम कमेंट्स में बातें कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही जल्द इसका सीजन 4 भी आने वाला है जिसका टीजर कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हो चुका है। तो तैयार हो जाइए आगे के रोमांच के लिए, जो शायद इस सीरीज का आखिरी सीजन भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी अगला सीजन आए तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार एक और सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।